है ना। टेलीस्कोप वाले सेक्शन में आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आखिरी क्लास है। कितने लेक्चर हो गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में? आज 5वां है पक्का। तो ये भी डलवा लिया करना, लिखवा लिया करना कि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर भी आप लिखें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा तो क्या है, देखो मुझे तो अगले साल भी पढ़ाना है। अब तुम्हारी इच्छा अगले साल भी पढ़ने की होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, 5th है, रे की 5th है ना। रे के 4 अपलोड हो चुके हैं। अरे हाँ, आज तो मैं देख के आया हूँ कि 4 रिकॉर्ड हो गए हैं, तो ये 5वां है आज का। सही बात है, 5वां है पक्का, ठीक है। अब बात यहाँ ये है कि अब जैसे तुम भी अपने पास जो हेडिंग डालना तो इसी के अकॉर्डिंग डालना। रे, लेक्चर नंबर 5 और डेट। तुम ठीक हो गए? नहीं ठीक हुए? जिसकी तबीयत ख़राब हो तो वो ज़बरदस्ती करके क्लास अभी नहीं आए, धूप का समय है, लेक्चर रिकॉर्ड होता ही है। पहले बता दीजिए, जैसे ये दोस्त था ये नहीं आया है, तबीयत ख़राब थी। तो जिसकी तबीयत ख़राब हो, खासकर बुखार और सर्दी, तो ज़बरदस्ती नहीं आइए, आराम करिए, जब ठीक हो जाए उसके बाद से जो आइए। हाँ, लेकिन जो मतलब परमानेंट जो कार्ड होल्डर हैं कि हमारा हर 2 दिन में बीमार होते हैं, उनको तो नहीं, उनको तो आना पड़ेगा। समझ रहे हो? परमानेंट वाला जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर में बीमार होने वाले हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो रेगुलर हर 2 दिन में आज पेट खराब, आज भी है, वो दुनिया जहान, ऐसे लोगों को तो रोज़ आना है भाई। हाँ, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चलो एक छोटी सी बात करते हैं। तो टेलीस्कोप अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, अभी तक जो पढ़ा है पिछले 3-4 लेक्चर में, उसका नाम था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब 2 टेलीस्कोप और हैं। अब बेचारे फेमस कम है, जैसे ये कैसेग्रेन टेलीस्कोप है, कम फेमस है। एक टेलीस्कोप जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, जो गैलीलियो ने डेवलप किया था, नाम है उसका गैलीलियन टेलीस्कोप। पहले एक लोग बड़े अच्छे थे, जो चीज़ बनाते थे अपने हिसाब से नाम रखते थे, तो उनका नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। सबसे पहले उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, अपने अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया। गैलीलियन से सवाल नहीं आते हैं जनरली, परंतु किसी किसी क्वेश्चन में वो नाम लिखा हुआ रहता है। तो मैं बस बता इसलिए रहा हूँ कि वो नाम देखो, तुमको क्लिक कर जाए कि अच्छा टेलीस्कोप है। अब ये तो हेडिंग है, इसको अभी थोड़ी देर इग्नोर करो। अभी तक जो तुमने टेलीस्कोप पढ़ा है, जनरल टेलीस्कोप जो पढ़ा है तुमने, यहाँ लिख रहा हूँ, अभी जो तुमने पढ़ा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो जिसकी अभी बात चली है, उस समय जो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफिकेशन का जो रिलेशन आया था, फार्मूला आया था, वो क्या आया था? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या आया था? F0 अपॉन FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट, तो VO अपॉन UV बिकम्स FO अपॉन FE। ठीक है, FO अपॉन FE। मैं अगर यहाँ माइनस लगाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, और बहुत अच्छी बात है कि यही ज़्यादा सही है। सोचो, क्योंकि ये तो हमने अपना तकनीक लगाया था कि भाई एक इमेज सीधी है, दूसरी पलटेगी, तीसरी उसी डायरेक्शन में और बड़ी होगी, यही था ना सिस्टम। मतलब अल्टीमेटली द फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड। तो अगर कहीं पे तुमने ऐसा लिखा हुआ देखा तो ये कोई नई बात नहीं है, हम भी यही कर रहे थे। हमारे मन में चीज़ें क्लियर थी कि इमेज जो बन रही हो कि कैसे बनेगी इन्वर्टेड। तो अगर कहीं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये वाला ऑप्शन रहे तो इसको टिक करना है, इसको टिक करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए माइनस रखो नहीं रखो फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम जानते हो कि मैग्नीफिकेशन की जब अपन बात कर रहे होते हैं, जब मैं पढ़ाऊँ तो मॉड्यूल नहीं खोलना है, फाड़ के फेंको। जब बात हो रही है इस समय, जब मैग्नीफिकेशन की बात होगी उस समय अगर माइनस साइन लग रहा होता है तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है? द इमेज इज इन्वर्टेड, मैग्नीट्यूड डिसाइडेड बाय दैट FO अपॉन FE। ओके, इसका मतलब अभी ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अच्छा सुनो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है? VO अपॉन UV। अब बाकी बुद्धि। अच्छा, अब एक और बात, इमेज अगर D पे बने, इमेज मुझे D पे चाहिए, मुझे इमेज चाहिए एट D, तो उसके लिए U कितने पे रखोगे?
हाँ FD F+D। अब ऐसे ऐसे लगा दूंगा बाद में। ये देखो, अब ये इतनी ही आसान चीज़ है, बस इसको मन में रखना पड़ता है। अब लिखो कैसेग्रेन टेलीस्कोप, हेडिंग डाल दिया। अब हेडिंग डाल दिया, 2-3 चीज़ अपने मन से बताओ। एक तो हमने कहा था कि जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं, इस एस्ट्रोनॉमिकल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एस्ट्रोनॉमिकल की बात करो। आज वाला लेक्चर तुमको पक्का देखना पड़ेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक बार, ध्यान से, नहीं तो उड़ जाएगा सीधा, क्योंकि अभी आने वाला है आई, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इस वाले लेक्चर को प्रायोरिटी देना, ऐसे प्रायोरिटी सबकी देनी है, इसको भूलने वाला। अब देखो ये वाला लेंस, इस वाले, मानो ये फर्स्ट लेंस है और बात थोड़ी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो पहले लेंस की साइज़ कैसी रखनी पड़ती है, छोटी या बड़ी? छोटी। टेलीस्कोप में पहले लेंस की साइज़ बड़ी होती है ना। हाँ, देख क्या रही है? अब उसमें, मुँह बंद, अब उसमें पहले लेंस की साइज़ बड़ी क्यों होती है? यही तो पूरे लेक्चर का बेस था, गजनी टाइप मत पढ़ रहे। अब पहले लेंस की साइज़ बड़ी, द रीज़न इज़ कि ज़्यादा लाइट को अपने अंदर आने देगा, इसके कारण जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी बढ़िया होगी, साफ़ सुथरा चकाचक दिखेगा। अच्छा, अब ज़रा देखो, बड़ा अपर्चर वाला अगर लेंस है और वो फिट करने दिया जाए तो उसकी फ़िटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है। बड़ा अपर्चर जो है उसकी फ़िटिंग डिफ़िकल्ट है, उसको फिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू छोटा। पहली बात ये। दूसरी बात, एक टर्म अगर तुमने सुना होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन, सुना है? कलर का कारण थोड़ा सा उसका इफेक्ट होता है, हमारे पास पढ़ना भी है उसको, तो वो लेंस में ये प्रॉब्लम आ जाती है क्रोमेटिक एब्रेशन की। अभी पढ़ेंगे इसको, अभी आएगा, टॉपिक है। तो 2 प्रॉब्लम होती है लेंस की साइज़ बड़ी करने से, एक तो क्रोमेटिक एब्रेशन और दूसरा हमारे पास इसकी फिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। इस दोनों को अवॉइड करने के लिए लेंस के जगह पे मिरर यूज़ किया गया। मिरर होगा तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब तुम सोचो, जो काम कॉन्वेक्स मिरर करेगा, अभी चलो लेंस बन गया तो लेंस सही, जो काम कॉन्वेक्स लेंस करेगा वो काम कौन सा मिरर कर सकता है पावर के हिसाब से? कोई बात नहीं, सवाल चेंज करता हूँ। कॉन्वेक्स जो हमारा लेंस है, ये रेज को कन्वर्स करता है, डाइवर्स करता है? पक्का? मतलब लाइट ऐसी आएगी, ऐसे जाएगी, कन्वर्स करेगा। ऐसे एक दिखा लिया हमने, मतलब इसका नेचर, हाँ, इसका नेचर जो है ये कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग नेचर वाले का, जिसका नेचर कन्वर्जिंग हो उसका पावर पॉजिटिव होता है। तो इसका पावर पक्का पॉजिटिव होगा, और जिसका पावर पॉजिटिव होगा उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक रिलेशन तूने बचपन में सुना होगा, P = 1/f। तो पावर पॉजिटिव होने से फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। ठीक, 2 बात तो अपन समझ गए। अच्छा, अब यही काम हम किसी मिरर से अगर कराना चाहें तो मिरर को ऐसे रखना पड़ेगा, दिस इज़ कॉनकेव मिरर। इसका जो नेचर होगा ये भी कन्वर्ज है, लाइट जाएंगी सिकुड़ा देगा। तो इसके केस में भी तुमने देखा होगा कॉनकेव मिरर के केस में, जब ज़रा सोच के देखो, कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग। सही है? पक्का? अब तुम सोचोगे कि यार ये तो पावर का क्या? हाँ, यहाँ उल्टा होता है, इसके पावर का फॉर्मूला 1/f नहीं होता, इसमें माइनस लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेम रिलेशन वैलिड होगा। अब इसका नेचर भी कैसा है? कन्वर्जिंग, वो भी कन्वर्जिंग और ये भी कन्वर्जिंग। यहाँ P = 1/f नहीं होता, P = -1/f होता है। पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, मिरर आएगा, अभी तो आना ही बाकी है सब। अब तुम सोचो, अगर लेंस लग रहा था तो 2 दिक्कत आ रही थी, क्रोमेटिक एब्रेशन की और दूसरी किसकी? फिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बड़ा साइज़ था उसका। तो हमने इसके जगह पे इस मिरर को लगा दिया, तो क्या नेचर पे फ़र्क आएगा क्या? ओवरऑल नहीं आएगा। नेचर पे जब फ़र्क नहीं आएगा तो ओवरऑल नेट मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पे भी फ़र्क नहीं आएगा। और एक और फ़ायदा हो गया सो अलग, क्या? क्रोमेटिक एब्रेशन की समस्या ख़त्म, और दूसरा फिटिंग की कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब
क्वेश्चन में, ओवरऑल क्वेश्चन में हमको ये नहीं भी पता रहे तब भी सवाल कर देंगे, क्योंकि फार्मूले पे कोई चेंज ही नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अंदर की बात ये है, ठीक है। तो फोटो जो बना हुआ रहता है, तो हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था उसमें दो तरह के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और अब जो बनेगा फोटो उसमें एक क्या होगा, मिरर। फोटो से हमको मतलब नहीं, लेकिन पहला अब कौन होगा, मिरर। एक काम करेंगे, पहले ये चीज़ लिख देंगे, एक लेंस बना दो, इसका कन्वर्जिंग नेचर, मिरर बनाओ, इसका कन्वर्जिंग नेचर, और लिख देना कन्वर्जिंग नेचर किस किस का होता है, तो लेंस में कॉन्वेक्स का, मिरर में कॉनकेव का। हम पढ़ रहे हैं कैसिग्रेन टेलीस्कोप। प्रॉब्लम ज़रूर लिखना। प्रॉब्लम में तो क्रोमेटिक एबर्शन की थी समस्या, कलर रिलेटेड समस्या, शॉर्ट में अभी यही लिख सकते हो, डिटेल तो इसमें पूरी बात होगी। और दूसरी समस्या साइज ज़्यादा होने से फिटिंग प्रॉब्लम थी, तो इसको किया गया। सेटअप में पहला बस मिरर डाल दिया, और वो मिरर कैसा, कॉनकेव, ये इम्पोर्टेंट है, कॉनकेव मिरर डाल दिया। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं। तो सोचो, ईमानदारी से सोचो, फार्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू माइनस का FO अपॉन FE। एम जो m होगा वो होगा माइनस का FO अपॉन FE। फार्मूले पे कोई चेंज नहीं, सही है। अब चलो, अब अगला एक सवाल है डायमीटर ऑफ मून से रिलेटेड। ये सवाल भी वो पूछते हैं, अभी कराऊंगा इसको, लेकिन एक टेलीस्कोप और बचा हुआ है जिसका नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन, गैलीलियन टेलीस्कोप सबसे पहला टेलीस्कोप है ये। गैलीलियो नाम के प्राणी ने बनाया था। ये लोग बहुत फिजिक्स पढ़ते थे। गैलीलियन टेलीस्कोप, इसमें कुछ स्पेशल यहाँ पे नहीं होता, लेकिन कुछ बातें बड़ी शानदार है जो यहाँ से समझ में आनी चाहिए गैलीलियन से रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक कॉन्सेप्ट पहले लिख लो, 2-3 बात लिखो पहले। लिखो, वी नो दैट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ट्यूब लेंथ इक्वल्स टू बोलो क्या लिखूं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, सोच के एक बार में और सही। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं, FO प्लस FE, पक्का नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैं लिखूंगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO प्लस FE, ये ट्यूब लेंथ था, हम पिछले 1-2 लेक्चर पहले हम पढ़ चुके हैं, ये L की वैल्यू थी, पक्का। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑब्जेक्ट पहले भी इन्फिनाइट पे था, तो पहली इमेज फोकस पे, फिर बाद में भी इन्फिनाइट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे। अच्छा, अब ये रही बात। अब इसमें इसको देख के बताओ, अगर किसी ने इस FE को निगेटिव लिखा तो ईमानदारी से बताओ वो कैसा लेंस यूज़ करेगा, कॉनकेव। सोचो, तुम जो अभी तक जो टेलीस्कोप पढ़ रहे थे वो ऐसा वाला था, लेकिन क्या हो जब ये टेलीस्कोप ऐसा वाला ना हो के कुछ इस स्टाइल वाला हो। इसके कारण ये जो FE है ये होगा निगेटिव, और ये जो FO है ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव। सोचो, तो ट्यूब लेंथ जो होगा वो FO प्लस FE होगा आज भी, परंतु साइन के साथ रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो FO माइनस का FE, ये होगा ट्यूब लेंथ। और सिर्फ यही डिफरेंस है गैलीलियन टेलीस्कोप में।
कि भाई गैलीलियन टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसी बात है, परंतु यहाँ दूसरा लेंस जो है वो कॉनकेव है। इसको अपने तरीके से लिख लीजिए कि यहाँ दूसरा लेंस कॉनकेव है, यहाँ दूसरा लेंस कॉनकेव है, यहाँ दूसरा लेंस कॉनकेव है, दूसरा लेंस कॉनकेव है। हाँ बोल सकते हैं। काम तो हमारा इसी से चल गया, लेकिन थोड़ा इसको अगर इसके ऊपर एक लाइन और चर्चा कर लें तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। काम तो हमारा यहीं पे ख़त्म। एक बार थोड़ी सी बात इसके अंदर और देख लो। मान लो इस तरीके से कोई लेंस है, तो ये क्या करता, ये ऐसे इमेज बनाता। अकेला होता तो ऐसे बनाता ना, अकेला होता तो ऐसे बनाता। अब तुम्हारा मन किया, तुमने रास्ते में एक इस तरह का लेंस डाल दिया, तो सोच के देखो, तो लाइट यहाँ जाएगी थोड़ी। सोचो, लाइट तो ये इसको भगा देगा, ऐसे फेंक देगा। सोच के देखो, लाइट वहाँ जा नहीं पाएगी, बीच में ये आ गया, और ये तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, फैला देगा इसको, फैला देगा। रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसको फैला देगा। अब जरा सोच के देखो, ये क्या होता है, ये टेलीस्कोप में ये क्या होता है, ट्यूब लेंथ। तो टेलीस्कोप में ये होता है ट्यूब लेंथ, माना L0। ये आके यहाँ पे इसने इमेज बनाई है, और ये इमेज अब लाइट चली गई है इन्फिनाइट पे, तो ये क्या Fe होगा क्या? सोच, होगा, ये इसका फोकल लेंथ होगा Fe, तभी तो लाइट इन्फिनाइट पे गई है। अब उसके बाद से अब जरा सोच के देखो, अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्टिव का फोकस ये होगा क्या? सोच सोच, होगा। अब गौर से बताओ, L0 क्या लिखोगे? FO माइनस Fe। तो डायग्राम परफेक्ट है न्यूमेरिकल के लिए। नहीं समझे तो समझ गए, बना लो। ये मैंने ऐसे ही खींच दिया है। अब इसको अब कोई सुंदर बनाना चाहे तो कहेगा यहीं से आके लाइट मुड़ जाएगी, फालतू का टाइम पास करने का मतलब नहीं है। आप देखिए ऐसे हो रहा है। तो या तो तुम फोटो से समझ लो कि L हमारा FO माइनस Fe होता है, लेकिन तुम सही बताओ ईमानदारी से, आसान समझना यहाँ से है कि नहीं? फोटो से आसान यहाँ समझना, इसलिए मैंने पहले ये बता दिया। तो देखो कितना आसान हो गया। हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन फार्मूला हम एक ही पकड़ के लेके आए, उसी फार्मूले से सारा काम हो गया। इसीलिए जैसे जैसे चढ़ना सिखाया वैसे वैसे सोच के काम करना। अभी डिफेक्ट ऑफ विजन बताने जा रहा हूँ। अब डिफेक्ट ऑफ विजन बताने जा रहा हूँ। जैसे इस लड़की ने किताब खोला, मैंने कहा किताब बंद कर लो, उसके बाद तुरंत कहा फाड़ दो। इसने सोचा कि भाई मेरे मॉड्यूल को बोल रहे हैं फाड़ दो, इसकी 2 किताब फाड़ चुका हूँ, बीच से पूछ लो। एकदम से लेके ऐसे करके फाड़ चुका हूँ, बिल्कुल। उस समय जब फाड़ दिया होगा तो अंदर ही अंदर गाली भी दी होगी, ईमानदारी से बताओ। दी थी ना गाली? पक्का दी होगी। अब बाद में सोची होगी अच्छा सही फाड़े थे यार, मना कर दिया कि ये बुक ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तब भी तुम रोज़ उसको लेके उसको ऐसे करके पढ़, गलत, इसलिए फाड़ दिया। सही में फाड़ा 20 से, खचाक फटाक, खरीद के लाई थी नया। कुछ चीज़ें मॉड्यूल की जो हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़नी है, एकदम गलत है, और वो भी सही नहीं कर सकते। अच्छा पहले अभी देख, अभी जो हमने पढ़ा है मॉड्यूल में कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ है नहीं है। अब तुम उसको खोल लोगे, वहाँ पढ़ोगे, सोचोगे यहाँ तो है नहीं, सर ने ये बोला था। सर ने कहाँ से बोला? अब तुम सर पर रिसर्च करने लगे।
सर ने कहाँ से, कहीं से तो सोचा होगा, कहाँ से सोचा? अब तुम उस पर रिसर्च कर लो कि प्रूफ दैट KTM सर इज़ राइट और रॉन्ग, बस करते रहो 7, 8, 10 साल। तो इससे ये होगा कि सिर्फ अपना समय बर्बाद होगा। इसीलिए जो चीज़ वहाँ पे उल्टी पुल्टी है, जैसे डिफेक्ट ऑफ विजन, इतना बकवास लिखा है उसमें कि जिससे कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसमें देखना नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत बकवास है, जो पढ़ने लायक है वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो, मैं बोल दूंगा। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो खराब है वो वहाँ खराब है, तो वो नहीं पढ़ना है। अब हेडिंग दो, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, अच्छा सही सोचा जाए तो इससे पहले भी जो लेक्चर हुए हैं उसमें कई बार हमने चश्मे के ऊपर बात करी है। तो एक दिन, पहले दिन जिस दिन वो हमारे गांव के डॉक्टर आए थे, उस दिन भी हमने चश्मे के बारे में बात करी थी, है ना? अब वो बात तुमको तो लगा होगा ऐसी फर्जी बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत तुमको आज पता लगेगी कि वो डॉक्टर कितने काम का है। डिफेक्ट ऑफ विजन, 2 तरह की समस्या होती है। अब फिर बोलूँगा, अब बोलते बोलते ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बात पूरा ध्यान से सुनना, और सुनने का मतलब है उसको याद करना, विजुलाइज करना क्या सही है कि नहीं। सबसे पहले जो चश्मा लगा रखे हैं लोग, उनको दूर की चीज़ नहीं दिख रही कि पास की, दूर की। क्लियर? पहला सवाल तो लिखते भी चलते हैं प्रॉब्लम का। जैसे आप चश्मा लगा रहे हैं तो लड़की के हिसाब से बात करते हैं, नहीं ये हंसने वाला हो गया, क्या हो गया? ये 2 चोटी तुम लोग लगाते भी नहीं हो, नहीं लगाते हो क्या तुम लोग? ऐसा ये देखिए, इसकी प्रॉब्लम देखें, इसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती। मतलब आप हैं इसमें, मतलब इसमें आपको दूर की चीज़ नहीं दिखती। अब दूसरा सवाल, जो चश्मा है तुम्हारे पास, उसका पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है पक्का? सब लोग बताओ भाई। माइनस में है पक्का? अच्छा, दूर की चीज़ें नहीं। अब तुम सोचो, तुम जैसी अपनी प्रॉब्लम लिखोगे ना कि बस ये ह्यूमन आई डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। देख, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, दूर में प्रॉब्लम है। उसके बाद जो मेरे चश्मे का पावर है वो मेरे चश्मे का पावर निगेटिव है ना? तीसरी बात, तुम जवान हो। नहीं मतलब जवान मतलब यार आप बड़े हो गए कि नहीं? मतलब एटलीस्ट आपकी उम्र जो है 70-80 साल नहीं है, 60 साल नहीं है, 50 साल, तो 50 से तो कम ही हो सब लोग। मतलब कि आप जो हैं जवान हैं। जवान ऐसे लिखते हैं ना, यंग, YOUNG, सही लिखा गया? यंग, गलत है क्या स्पेलिंग? सही है। अब सुनना, 3 चीज़ रिलेट हो गई। पावर निगेटिव है, अब देखना इलाज। पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव किस लेंस का होता है बताओ? कॉनकेव, पक्का? इसका मतलब तुम्हारे चश्मे में जो लेंस यूज हुआ है वो हुआ है कॉनकेव। इसका मतलब हो गया ना इलाज। मतलब अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया जिसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही, इसका मतलब तुम उसको कॉनकेव लेंस लगा के उसको सही करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ यही हुआ है। और वो जवान इसलिए मैंने लिखा कि जनरली तुम, जो लोग जवान होते हैं ना मोस्टली, उनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, क्योंकि किसी भी जवान आदमी को तुमने ऐसे करके पढ़ते थोड़ी देखा होगा यार, तो बड़ा कष्ट है। फिर तो किसी किसी को दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों हो जाती है, चलो वो तो अलग केस है। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्ट। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, नियर अबाउट, मेरे ख्याल से बचपन से लेके काउंट कर लो, आजकल तो पैदा होते ही चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो पैदा होते ही मम्मी बिजी हो जाती हैं रील दिखाने में। तुमको चश्मा किस एज में लगा था? 6 क्लास में थी। कितने साल में थे 6 में आप? मतलब भाई 10-11 के तो होंगे, 9-10-11। तुमको 10th में पास करने के बाद, मतलब आप मानिए तुमको 11th। मतलब अगर एक एवरेज काउंट करें, अगर अपने ऐसा सोचे तो 6 से लेके ऐसा हो रहा है। अब देखो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब जो बच्चा पैदा हो रहा है, तो तुम तो पढ़ लिख रहे थे तब लगा चश्मा। मेरे पापा आज तक कंफ्यूज हैं कि मुझे चश्मा नहीं लगा मतलब मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। उनके हिसाब से चश्मा जो लगता है वो बच्चा सिंसियर होता है,
वो पढ़ने वाला होता है, बहुत अच्छा, और उसको डिसेंट मानते हैं। मतलब उनकी डेफिनेशन में चश्मा होना चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, शर्ट ऐसे करके ये वाला इधर होना चाहिए ऐसे, तो ऐसा वाला, तो उनके हिसाब से। अब देखो क्या सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है? अब बच्चा पैदा होते के साथ शायद 2-3 साल के बाद भी चश्मा लग जाता है उसको, है ना? तो आप लोग जब मम्मी बनेंगे, अरे हंस क्या रही है, बने क्यों? तो गजब बात है, जब तुम लोग मम्मी बनना तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक तो क्या नौटंकी चल रही है आजकल, बिजी हो जाते हैं लोग ज़रूरत से ज़्यादा, और बच्चे पे ध्यान नहीं देते। बच्चा दूध पी रहा होता है, साला एक हाथ में बोतल रखता है, दूसरे हाथ में रील चलाता है। नहीं, ये लक्षण अगर ये काम, ये हरकत अगर आप लोगों को करनी होगी तो फिर शादी ब्याह मत करना, फिर मम्मी तम्मी बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है। अगर बच्चा आपके जीवन में आता है, ये बात याद रखना, क्योंकि भाई अब देखो, अब अगले साल तो मुझे मिलोगे नहीं, आज शादी तो मेरे से पूछ के करोगे नहीं, तो मैं आज ही बता दे रहा हूँ फाइनल बात, और रिकॉर्ड में लेक्चर में देख लेना। अगर शादी और बच्चा, अगर तुम उसकी परवरिश ढंग से, बहुत सीरियस बोल रहा हूँ मैं, मेरी बहन करेगी तो मुँह फाड़ दूंगा उसका। अगर शादी करो और बच्चा अगर पैदा करिए, अगर तुम उसको टाइम दे सकते हो तो बच्चा पैदा करो, नहीं तो ड्यूटी समझ के बच्चा पैदा मत करो कि पूरी दुनिया कर रही है 4-5 मेरा भी सही, ऐसे नहीं। बच्चा अगर पैदा करते हो तो उसको तरीके से पालो, और जब आदमी कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके जीवन में वो बच्चे की प्रायोरिटी टॉप पे होनी चाहिए, टॉप पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हो, समय नहीं है तो जिस समय होगा तो बच्चा करना, और नहीं समय होगा तो भाई पति पत्नी अपना घूमो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और जहाँ तुमको जाना है, फिर नो नीड ऑफ एनी बच्चा एंड कच्चा। पालो तो ढंग से पालो। ऐसे ही बेचारे को ऐसे ही उसको पैदा कर दिया, उसको दूध का बोतल लगा दिया, उसको रील चला दिया, अब अपना उधर नाच रहे हैं, ये सब सिस्टम गलत है, बेकार है। मैं देख रहा हूँ आजकल नए लोग जो शादी कर रहे हैं। अब मैं तो देखो, अब वो मेरे से बड़े लोग हैं, मैं ज़्यादा उनको ज्ञान देता नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ़ तो बहुत होती है, कैसा इंसान है। बच्चा आपने पैदा कर लिया, बच्चा रो रहा है, और उसके बाद से आपने उसको एक नौकर को शिफ्ट कर दिया। जैसे होता है ना, बड़े लोगों का कल्चर होता है, नौकर रख देते हैं कि नौकर उसका तेल लगाए, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे। ये बात बहुत बुरी बात है। मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली मैं व्हाट आई फील इज़, मैं जब छोटा था, तुम भी बच्चे रहे होगे, एक चीज़ बताओ, नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं सब, मुझे लगता हो सकता है मैं गलत हूँ। तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हारी परवरिश डायरेक्ट नहीं करके किसी आया से करवाती, किसी मेड से करवाती, तो क्या तुम्हारे मन में तुम्हारी मम्मी को लेके उस लेवल का रिस्पेक्ट रहता, उस लेवल का रहता कि यार मम्मी मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रही है। अभी आजकल तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ रह रही है ना, वो चाहती तो कोई आदमी को रख देती कि जा मेरी बेटी वहाँ रह रही है, देख लेना, फिर तुमको फ़ोन करती, तुम मम्मी को फ़ोन करते, मम्मी बोले अरे रख दो, अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी बिजी हूँ। तुम मम्मी को फ़ोन करो, अब मम्मी को जब तुम फ़ोन करो, मम्मी इज़ बिजी, तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर वो लेवल का रिस्पेक्ट नहीं रहता। आजकल क्या हो रहा है, आप बच्चा आता है, उसके बाद आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हो जाते हो, उसका ध्यान नहीं रखते हो, आप फिर उम्मीद करते हो कि बच्चा तुमको मम्मी बोले, बहुत प्यार करे, वो सब सिस्टम नहीं है भाई। प्यार करवाने थोड़ी साले प्यार कर, ऐसे थोड़ी होता है, आपको उस लेवल की चीज़ें करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगर लाइफ में तुम अगर जब भी शादी ब्याह करो, बच्चे आए, तो अगर ढंग से उसका केयर कर सकते हो तो फिर उसको हाय हेलो करवाना, नहीं तो बेचारा तुम लोग तो ज़्यादा समझदार, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात। और बच्चा अगर आता है तो उसको मोबाइल में जो रील चला रहे हैं ना, तुम्हारी दीदी उदी को देखना, दीदी के बच्चे को देखना, कोई भाभी वाभी आती होगी आजकल, उसको देखना, फिर उसको उसकी नौटंकी देखना, किस लेवल से बच्चे का ध्यान रखती है। बहुत कम ऐसी औरत होंगी, मेरे को तो दिखी नहीं, पहली बात मुझे अभी 10-12 साल में ऐसी कोई औरत दिखी नहीं कि जो बच्चे को बिना मोबाइल से दूर रख के रख लेती हो, ऐसी मुझे तो नहीं दिखी। तुम लोगों को दिखी होंगी तो बड़े सौभाग्यशाली होगी, तुम्हारी दीदी ऐसी हैं, और नहीं है तो तुम डांट फटकार के उनको सीधा करो, बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा तो ठीक है, नहीं तो वो बच्चा उनका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद आंखें तो जाएंगी ही सही, कहानी खत्म हो जाएगी। खैर ये बच्चा ज्ञान तो ठीक है, हो सकता है आप बात को समझ के रिवीजन कर लेना टाइम टू टाइम। अब दूसरी बात तुमको समझाता हूँ, अगर मुझे दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक की चीज़ें दिखती होंगी, जैसे कि लास्ट बेंच पे कोई अगर बैठे, अब देखना समस्या, दूर का मतलब क्या होता है, इन्फानाइट। इन्फानाइट का इसका मतलब क्या होता है, फार पॉइंट, इसका मतलब यह है फार पॉइंट। अब जरा तुम सोचो, अब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हो, शॉर्ट साइटेडनेस।
ये बोलते तो यही हो, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मायोपिया, मतलब जिन लोगों को इनमें से कोई भी समस्या है, मतलब जिनका पावर निगेटिव है चश्मे का, उन्होंने कॉनकेव लेंस लगा रखा है, अच्छा उनका फार पॉइंट गड़बड़ है, उनका फार पॉइंट गड़बड़ है, यानी कि जो मायोपिक पेशेंट होते हैं, मायोपिया, जो मायोपिक पेशेंट होते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, उनका फार पॉइंट गड़बड़ है, फार पॉइंट गड़बड़ है, शॉर्ट साइटेडनेस। लिख लो अब इसको, तो शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, फार पॉइंट गड़बड़, फार पॉइंट गड़बड़। सही करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, उल्टा पुल्टा लिखा रहा है, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। हेल्दी आई का फार पॉइंट कितना होता है? इन्फानाइट। लिख लो, हेल्दी आई फार पॉइंट होना चाहिए इन्फानाइट, फार पॉइंट होना चाहिए इन्फानाइट, होना चाहिए इन्फानाइट। सही है। अब फार पॉइंट होना चाहिए इन्फानाइट, मतलब कि अगर एक आदमी यहाँ पे है और उसने यहाँ इन्फानाइट तक की चीज़ें देख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा सोचना, कोई आदमी यहाँ है, अब उस आदमी को यहाँ से यहाँ कोई स्क्रीन है या ब्लैक बोर्ड है, ये दूरी मैं लेता हूँ 10 मीटर, 10 मीटर की चीज़ें देख रहा है वो, 10 मीटर तक उसका वेल एंड गुड, वेल, और इसके बाद देख नहीं पा रहा, इसके बाद इसकी दुनिया में धुंधलापन, अंधेरा आ गया। मतलब इस आदमी को देखना कहाँ तक था? इन्फानाइट तक। देखा कहाँ तक? 10 तक। तो इसकी इन्फानाइट 10 पे ही ख़त्म है। मतलब इसका फार पॉइंट गड़बड़ है, फार पॉइंट होना चाहिए था इन्फानाइट, ये इसका फार पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, परंतु इसका फार पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। सोच, अब ये पहले इमेज बना लो, फिर बात करते हैं। जो मैंने बनाया फ़ोटो वो बना लो, जो मैंने फ़ोटो बनाया वो बना लो। ये बंद हो गया क्या? देख लो भैया, चल रहा है, ठीक है। पता चले मैंने बोल दिया रिवीजन करना, अब आइटम ही गायब है। फार पॉइंट गड़बड़ है। ये तो ऐसा होता, अभी बेचारे में ये प्रॉब्लम, फार पॉइंट गड़बड़ है ना। अच्छा, अब लेकिन तुम सोचो, फार पॉइंट गड़बड़ है, यहाँ से यहाँ तक की दुनिया इसके लिए बहुत अच्छी है। 10 मीटर तक तो ये अपनी खराब आंख से भी देख रहा है, 10 मीटर तक ये अपनी खराब आंख से भी देख रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? हम इसको चश्मा लगाएंगे, और चश्मा लगाएंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि दूर के ऑब्जेक्ट को भी ये देख पाए। तो हम ऐसा चश्मा लगाएंगे, पहली बात तो तुमको पता लग गया होगा क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। तो ऐसा चश्मा लगाएंगे कि ये दूर के इमेज को कहाँ बना दे? 10 पे। ऐसा चश्मा लगाएंगे। अब अगला काम इसको चश्मा लगाने का। अब चश्मा कैसे बनाऊं भाई? चश्मा तो मेरे से बनेगा नहीं, इसीलिए आर्ट मैडम जो मेरे थे उनको मैं याद करता हूँ। ये देख चश्मा लगा लिया ऐसे। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? इन्फानाइट पे कौन होगा? अब ऑब्जेक्ट। और सुनना, ये इमेज कहाँ वाला बनाएगा? इमेज एट 10 मीटर। अरे 10 मीटर पर तो वो अपनी खराब आंख से भी देख रहा था। तो चश्मे ने क्या किया? चश्मे ने सिर्फ इतना किया कि चश्मे ने, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, देख,
चश्मे ने क्या किया, चश्मे ने वहीं पे इमेज बनाई जहाँ पे उसकी खराब आँख इमेज बना पा रही थी, खराब आँख जहाँ पे देख पा रही थी। ठीक है, तो चश्मा आँख को ठीक नहीं कर रहा, चश्मा वही इमेज बना के देख रहा है जहाँ तुम बिना चश्मे के ऐसे भी देख लेते। तो ऑब्जेक्ट अब इन्फानाइट पे है, लेकिन उसकी इमेज वहीं बन जाएगी जहाँ मैं बिना चश्मे ऐसे भी देख रहा था। वो कितना है, 10 मीटर पे। तो चश्मा बस ये करेगा कि इन्फानाइट की इमेज को 10 मीटर पे बना के दे देगा, खेल ख़त्म। और तुम चश्मा खड़े लगा के ऐसे बना देना तुम फोटो। अब क्यों ना इस पर एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए ताकि ये समझ में आ जाए कि यहाँ चलता क्या है। लिखो तो एक सवाल। A person cannot see clearly an object beyond 100 centimeter. Beyond 100 centimeter. Find nature and power of lens used. Find nature and power of lens used to see clearly an object at infinite. To see clearly an object at infinite. An object at infinite. इसको करना नहीं है, इसको मेरे साथ साथ सोचना है। देखो बात समझो। सबसे पहले इस आदमी में क्या समस्या है, इसका फार पॉइंट गड़बड़ है कि नहीं। फार लिख लो, मेरे साथ साथ लिखो तो, फार पॉइंट डैश देख लिखो, इन्फानाइट होनी चाहिए। फार पॉइंट डैश देख लिखो, इन्फानाइट होना चाहिए। उसके नीचे लिखो इसका फार पॉइंट, जो पेशेंट है इसका फार पॉइंट कितना बोला, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। उसके नीचे लिखो फार पॉइंट गड़बड़, फार पॉइंट गड़बड़। उसके नीचे लिखो मायोपिक पेशेंट, पेशेंट मायोपिक पेशेंट, PATINT, ये है मायोपिक पेशेंट। अच्छा अब सोचो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, अब तुम तो समझदार हो, तुम पकड़ लोगे। अच्छा है, उसको तो वही बीमारी है जो मुझे है। इसका मतलब इसको लगाएंगे अपन कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस लगाएंगे तो नेचर तो आ गया ना, पावर क्या होगा, निगेटिव होगा पक्का। अब जरा सोचो, अब इसमें ऐसे सवाल करे कैसे जाते हैं, तो इसमें लगाया जाता है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। अच्छा अब देखो आँखों की बात हो रही है, आँखों की बात होगी, समझो। ऑब्जेक्ट कहाँ, मेरे सामने, उसकी इमेज भी मेरे सामने बनेगी, ऑब्जेक्ट भी सामने, इमेज भी सामने है, तो U भी निगेटिव, V भी निगेटिव, ये नियम होता है। आप जब भी इसमें लेंस फार्मूला लगाओ तो हमेशा U एंड V दोनों निगेटिव रखना है। लिखो नोट लगा के, while using lens formula always put U and V negative। तो देखो भैया 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब ईमानदारी से ये आदमी कहाँ पे इमेज बने तो देख पाएगा, 100 पे। तो ये मैं रखूँगा 1/100 या -100, -100, 1/-100, -1/। हाँ अभी हमको देखना इन्फानाइट का है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, अच्छा लगने के लिए माइनस इन्फानाइट लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 1/F। F क्या रखूँ, हाँ F निकालना है, अननोन है, हम कुछ नहीं रखते, हम पढ़े लिखे तो हमको पता है पक्का माइनस आएगा, वो आएगा। अभी हम लिखते हैं इसका F। अब बताओ यहाँ से F कितना आया, -100। अब थोड़ा इसका ध्यान रखना, सोचो, सुनो मेरी बात। ये जो टर्म होता है ना पावर इक्वल्स टू 1/F में F पक्का मीटर में रखना है। ये पावर इक्वल्स टू 1/F हमेशा वैलिड नहीं होता, एक आगे की बात बता रहा हूँ, ये μ/F होता है।
म्यू मतलब मीडियम कहाँ है, जनरली एयर में बात चल रही होती है तो इसको 1/f लिया गया है, होता है ये μ/f है, एयर का म्यू कितना होता है 1। तो अभी धीरे धीरे आएंगे इसके ऊपर। अब उसके बाद से अब P = 1/f, तो जैसे इसकी यूनिट क्या बोलते हो, तुम बोलते हो ना डायोप्टर, 10th में पढ़ते हैं अपन डायोप्टर। तो डायोप्टर इज़ 1 फोकल लेंथ बट दैट फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। कहीं लिख लो तो इसको P = 1/f और f के सामने लिख लेना मस्ट बी इन मीटर, मस्ट बी इन मीटर, ठीक है। परंतु मोस्टली क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब तुमने इसको 1/f जब तुम निकाले हो तो बताओ यहाँ से f कितना आया तुम्हारे पास, f कितना आया यहाँ से, देखो -100 सेंटीमीटर, f इज़ -100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू -1 मीटर। सोच, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ f इक्वल्स टू -1 मीटर। अब मुझे पावर चाहिए जो 1/f होगा, यानी कि वो -1 डायोप्टर होगा। तो बात तो ऐसी भी बन गई ना कि कॉनकेव लेंस लगना है और पावर उसका क्या होगा, -1 डायोप्टर। तो तुम्हारे चश्मे का पावर कितना है, तुम्हारे कितना बताओ, अलग अलग भी होता है क्या, अच्छा सेम नहीं होता है क्या, बताओ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बायोलॉजी में पढ़ाते हैं ना आँखों के बारे में, अब शायद हट गया है आँख, बायोलॉजी में पहले आँख पढ़ाते थे। अच्छा, दोनों के अलग अलग पावर होते हैं, वाह यार, मतलब कि तुम ऐसे करके देखते होगे एक आँख से ज़्यादा जोर लगा, अलग अलग पावर। कोई ऐसा आदमी होता है जिसके सेम पावर होते हैं, सेम नहीं हो सकता, मतलब दोनों के अलग अलग ही होते हैं मोस्टली, दोनों आँख के अलग अलग होते हैं। चलिए, ऐसे बायोलॉजी में आँखों के बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है, वहाँ पे सिलियरी मसल्स और सब कुछ। चलो ठीक है, चलो बायोलॉजी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ, पावर ऑफ आई का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ आई का पहले सवाल हो गया। तो इस आदमी को कैसा चश्मा लगाओगे, -1 डायोप्टर का, लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स, पक्का पक्का, ठीक है भाई, कॉनकेव होगा, डन। अब आओ पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, आई की बात कर लो, पावर ऑफ आई की बात करो। पावर ऑफ आई का मतलब क्या होता है, नहीं, पावर ऑफ आई में, हाँ बायोलॉजी में है ये, पावर ऑफ आई में। अच्छा, तुम लोग तो जीनियस हो, तुमने कॉर्निया का नाम सुना है, सिलियरी मसल्स का नाम सुना है, रेटिना का नाम सुना है। रेटिना पे ही इमेज बनती है, सही बात है। रेटिना पे इमेज नहीं बने तो उल्टी पुल्टी दिखेंगी, ब्लड दिखेगी हमको। अच्छा, तो इमेज बनाना है रेटिना पे, तो रेटिना को तुम स्क्रीन भी बोल सकते हो, भाई हमारा स्क्रीन तो रेटिना है, इमेज वहाँ बनेगी दिखेगा, रेटिना पे इमेज बनाना है। अच्छा, हमारे पास आँख में भी तो लेंस होगा, है, और एक और प्राणी उधर कॉर्निया बोलते हैं उसको, कॉर्निया का भी पावर होता है और आँखों के लेंस का भी पावर होता है, और इन सब के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स। तुम देखो, तुम तुरंत दूर का देख लिया, अच्छा मंदिर, नज़दीक बेंच, पेन, ये वो, जैसे तुम ऑनलाइन पढ़ते हो। मैं क्यों स्क्रीन ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, स्क्रीन होता है ना पढ़ाने वाला, मैं रात को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, जितनी देर पढ़ाता हूँ उसके बाद से ही मुझे लगता है कि बहुत हो गया, स्क्रीन इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ। ब्लू लेंस तो ठीक है, मैं लगाता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लगाऊंगा। स्क्रीन में क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो तुरंत तुम मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हो, आंखों की मेहनत देखो, वो वहाँ पे एक्टिव होता है, तुम तुरंत नोट्स पे ध्यान लगाते हो। अब नोट्स लिखो तो कितनी एडजस्टमेंट होती होगी यहाँ पे, फिर तुरंत वहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर वहाँ देखो, बड़ा डिफिकल्ट है। तुमको नहीं लगता होगा, आँखों की मेहनत का अंदाज़ा लगाओ। तो समझिए ये भगवान कितना गजब के कलाकारी है उसकी, कि तुम तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ देखते हो, तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ, तुरंत, इतना फास्ट एडजस्टमेंट भाई, ये कौन कर रहा है, सिलियरी मसल्स। उम्र के साथ साथ यही चीज़, मसल वीक हो जाते होंगे तो तुम आराम से, ऐसे होता है ना, जवान आदमी को ऐसे कर, कोई छोटा बच्चा एज्यूम कर 10 साल का बच्चा ऐसे करके देख रहा है वो चोरी से देखना अलग बात हो जाती है। तो उम्र के साथ साथ ये मसल्स वीक हो जाते हैं। तो अब अगला सेक्शन जो है वो पावर ऑफ आई के बारे में है। अभी एक सवाल है बहुत बढ़िया, इस पे हेडिंग दो, पावर ऑफ आई।
पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। तो पावर ऑफ आई का मतलब क्या है, लिखो पावर ऑफ कॉर्निया, पावर ऑफ कॉर्निया प्लस, पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस, ये हो गया पावर ऑफ आई। अच्छा, मतलब थोड़ा सा पावर कॉर्निया का, थोड़ा सा पावर लेंस का, और ये बन गया। अब मैं देखो, ड्राइंग तो तुम जानते हो मैं जीनियस हूँ। ये आँख है भाई, तुम इसको बीन्स मत समझ, ये आँख बना, ये बना रहा हूँ मैं रेटिना, ये मैंने बनाया कॉर्निया। इतना गैप डाला, अब किसी का ऐसे गैप थोड़ी होता, हम इसको जूम करके बना रहे हैं। तो ये पावर ऑफ कॉर्निया, ये पावर ऑफ लेंस, यहाँ से दोनों को जोड़ूंगा तो ये यहाँ से पावर ऑफ आई आएगा। तुम पूरा नाम लिख लो, CORNEA, पावर ऑफ आई। ये इस तरीके से, ये पॉइंट जो है ये रेटिना है, रेटिना है। न्यूमेरिकल तो इतने ही से बन जाएगा, न्यूमेरिकल तो इतने ही से बन जाएगा, बना दो। पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू पावर ऑफ आई। सीखने की बात यह है कि कॉर्निया का भी पावर होता है, कॉर्निया का भी पावर होता है। अब इसको एक सवाल से अगर लिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो क्यों ना एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्यों ना एक क्वेश्चन लिखा जाए। अब थोड़ा ज़रा ईमानदारी से सोच के बताओ, जो रेज आएंगी वो इन्फिनाइट से आएंगी और उनको मिलना कहाँ पे होगा, रेटिना पे, तभी काम बनेगा। कभी आगे मिल सकती हैं, कभी पीछे मिल सकती हैं, तो दोनों में समस्या है ना। आगे मिले, क्योंकि रेज जहाँ मिलती हैं, सुनो अब एक बात तुमको बताता हूँ, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का सही में डेफिनेशन क्या है और इमेज का सही में डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन क्या है, प्रिसाइज डेफिनेशन, किताब की छोड़ दो, प्रैक्टिकली बात बताओ। ऑब्जेक्ट किसको बोल सकते हैं, जिसको छू लेने दो ऑब्जेक्ट। नहीं, पढ़े लिखे के हिसाब से ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। सारा खेल तो यहाँ रेज का है। ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंसिडेंट रेज के कन्वर्जिंग पॉइंट को। रेज निकली कहीं तो कन्वर्ज करेंगी, तो इंसिडेंट रे जहाँ कन्वर्ज कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्लेन मिरर है ऐसा और ऐसा है, ये लाइट मान लो ऐसे करके जा रही है, एक लाइट ऐसे बताओ, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ, जैसे ऐसे बना दो, ऐसे दिखाते ना, छोटा बच्चा ऐसे ये दिखाते हैं, एक मान लो ऐसे दिखा दिया। तुम कहीं भी तुम देखो, जो इंसिडेंट रे होते हैं, इंसिडेंट रे का जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, इंसिडेंट रे है, इसका कन्वर्जिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलता है या फिर रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिलता है वो क्या होगा, इमेज। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ, अभी पढ़ाऊँगा इसको, अभी पढ़ेंगे इसको, अब आगे यही सब टॉपिक है। ये है इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट, और ये है रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे का कन्वर्जिंग पॉइंट। समझ रहे हो क्या? अब बाद में मेरे से नहीं पूछना IR/CP क्या लिखा था, तो थोड़ी याद रहेगा मेरे को यार। अब इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का कन्वर्जिंग पॉइंट, ये है इमेज। अगर अपने को ये बात समझ में आती है तो ज़रा सोचो, इंसिडेंट रे अगर इन्फिनाइट से आई और फोकस पे मिली तो हमारे लिए काम का फोकस तो रेटिना है। रेटिना पे मिली तो हम इमेज साफ साफ देख पाएंगे, और नहीं मिली तो नहीं देख पाएंगे। अब जैसे अभी ये सवाल तो बन जाएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन हमसे एक छोटी सी बात इसने पूछी है कि व्हाट हैपन इन केस ऑफ मायोपिया। मायोपिया के केस में क्या होता है? मायोपिया के केस में जो ये रेज कन्वर्ज कर जाती हैं रेटिना से पहले, ठीक है, रेटिना से पहले कन्वर्ज, लिखोगे क्या इसको? लिख लो तो। इन केस ऑफ मायोपिया इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना।
इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिया जब आएगा तो वहाँ कहाँ बनाओगे? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिख लिए, कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, और इमेज का डेफिनेशन कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। अब जरा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसा नेचर रे का वैसा ही नेचर ऑब्जेक्ट या इमेज का। रे अगर रियल हो तो उसके कन्वर्जिंग पॉइंट से रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज ही बनेगा, और रेज अगर वर्चुअल हो गई तो वर्चुअल जहाँ कन्वर्ज करे वहाँ वर्चुअल ही कुछ बन सकता है। जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ रियल कैसे आ जाएगा कुछ भी? सोच के देख। तो अगर इंसिडेंट रे रियल हुई तो वो ऑब्जेक्ट भी रियल होगा, अगर इंसिडेंट रे वर्चुअल हुई तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा। अब वर्चुअल को अपन डॉट डॉट से दिखाते आए हैं। अच्छा, इमेज में भी वही हाल है। रिफ्लेक्टेड रेज अगर रियल हैं तो इमेज भी रियल होगी। ये सब ऐसी तरीके हैं ना जिससे तुम फट से पहचान लोगे रियल की बात है कि वर्चुअल की बात है। मैंने जितना बोला उम्मीद करता हूँ सब लिख लिया आपने। बाद में न कहना कुछ भी, पहले दे दो वार्निंग। चलिए एक सवाल इस कॉन्सेप्ट पे दे लेते हैं। एक सवाल लिखें छोटा सा। पावर ऑफ आई पे, ठीक है, लिखिए फॉर अ नॉर्मल आई cornea provides converging power of 40 diopter and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 20 diopter. Find the distance between retina and cornea. ये तुमको बताना है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताना है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताना है। इसको मैं करूँ क्या? सुनो मैं करता हूँ। सुनो, रुक जाओ, सॉल्यूशन को छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। सवाल पढ़ लो पहले एक बार अच्छे से, सवाल पढ़ लो। तुम एक बार गिवन विवन छांट लो कि भाई क्या क्या दे रखा है। सवाल पढ़ के गिवन छांट लीजिए क्या कह रहा है। पढ़ लिया? अब देखो इधर देखो, मैंने यहाँ पे पावर ऑफ कॉर्निया लिखा है, पावर ऑफ लेंस लिखा है। बीच के गैप की कोई चर्चा नहीं है। ये गैप इतना भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, एकदम एक के ऊपर चढ़ा हुआ भी हो सकता है। हमारी आंखों में तुम सोचो इतना गैप थोड़ी होगा, इसको मापोगे इतना गैप थोड़ी हो सकता है। तो हमारी आंखों में कहानी कैसी होगी? ये ऐसे हटाने का, और हमारी आंखों में ये कहानी ऐसे होगी। सोच के देख, यही तो होगी। यानी कि इस गैप का कोई मतलब नहीं है। गैप का द डिस्टेंस डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज नेट पावर ऑफ आई मीन्स पावर ऑफ कॉर्निया प्लस पावर ऑफ आई लेंस, एंड विच इज ऑलरेडी गिवन। पावर ऑफ आई लेंस, अब देखो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। पावर ऑफ कॉर्निया कितना बता? 40 और आई लेंस का 20, मतलब इट इज ऑलरेडी गिवन। 60 डायोप्टर का पावर है भाई, 60 डायोप्टर का पावर है। अब देख, इसने ये कुछ नहीं कहा, मतलब इमेज इन्फानाइट पे तो नहीं बनाना अपने को, अब तो रेटिना पे बनाएंगे। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही होगी? इन्फानाइट से। ये सोचना है, अब टेलीस्कोप थोड़ी है, अब आराम से थोड़ा। अब भाई यहाँ इन्फानाइट का कोई चर्चा नहीं है, मतलब इमेज हमारे कॉर्निया पे बना तो देखेंगे, नहीं बना नहीं देखेंगे, बात खत्म हो गई। हमको तो देखना है, मतलब लाइट आई होगी इन्फानाइट से। आने दो,
ये लाइट आई होगी इन्फानाइट से, मिलना इसको यहाँ पे, यहाँ मिला तो मन खुश, नहीं मिला कहानी खत्म। अब जरा सोच, लेंस ये रहा, इमेज ये रहा, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? ईमानदारी से बताओ, ये दूरी क्या कहलाएगी? क्या? ट्यूब लेंथ। साला ट्यूब लेंथ कहाँ गया भाई? ट्यूब लेंथ टेलीस्कोप में था, माइक्रोस्कोप में था, आंख पढ़ रहे हो, आंख में ट्यूब लेंथ कैसे हो सकता है? वी होगा। देख, लेंस यहाँ है, इमेज यहाँ बन रही है, तो देख चैप्टर लपेटो मत। हम अब आँख पढ़ रहे हैं और आँख में कोई फोकस फिक्स की बात नहीं है। आँख मतलब हमारा आँख, ठीक? इसमें फोकस कुछ नहीं होता, यहाँ होता है रेटिना, ठीक? और सुनो, रेज यहाँ पे आए, यहाँ कन्वर्ज हो गई, रेज यहाँ कन्वर्ज हो गई, इसको तुमने फोकस बोल भी दिया तो फायदा नहीं होगा। देख फायदा किस बात से होगा? इसको तुम अगर वी कहते हो, इमेज डिस्टेंस, सोच, क्योंकि ये सिंपल लेंस है ना। अब देखो, ये रेज यहाँ पे आई, ये रेज ऐसे 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 ऐसे, ये रेज यहाँ मिलती है। अब बाहर कोई भी बच्चा घूम रहा होगा, छोटे, ए बच्चा इधर आ, इधर आ, किस क्लास में? बोला 6। ये क्या है? बोलेगा इमेज डिस्टेंस, बोलेगा ना, तो वो कहेगा इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस है। यानी कि ये कौन है? ये वी है। अब दिमाग लगाओ भाई, लेंस, इसका कभी कभी किताब में लिखा रहता है कॉर्निया आई लेंस। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसको लिखते हैं वैसे, कॉर्निया आई लेंस, पूरा नाम ऐसे लिखते हैं। वो कौन होता है? कॉर्निया प्लस आई लेंस उसके अंदर है। कॉर्निया आई लेंस से रेटिना के बीच की दूरी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। लिखोगे या ध्यान रहेगा? कॉर्निया आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और मैंने तुमसे क्या पूछा था? यही डिस्टेंस पूछा था। सोचो, लास्ट लाइन देखिए, मैंने लिखाया था आपको, कह रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन रेटिना, है ना, जिसको तुम फोकस कह लो, दुख नहीं है कह लो, लेकिन वो रेटिना बोलेगा बार बार, सही है? तो ये हमसे कह रहा है कि बताओ इसके बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब छुप के क्या पूछ रहा है तुमसे? वी बताओ, ये तुमसे वी पूछ रहा है। तो भाई बच्चों वाला सवाल है, v चाहिए, एक ही रिलेशन, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v चाहिए मुझे, तो 1/f प्लस 1/u, साइन रखना बाकी है, 1/f। f नहीं पता अभी, f नहीं पता, f कहाँ पता है? अब देख, अब यहाँ पे f का मतलब होता है पावर से निकलेगा f, और 60 डायोप्टर विल हेल्प यू टू फाइंड दैट f, ऑफ कोर्स। तो यहाँ साथ साथ करना, यहाँ पावर 1/f से निकलेगा, पावर मेरा 60 है, 60 इक्वल्स टू 1/f। परंतु यहाँ से जो f आएगा, ये f किस में आएगा? मीटर में। तो अब ईमानदारी से बताओ कि यहाँ f कितना आया? 1/60 क्या? मीटर। अपने को यहाँ पे आंसर होगा सेंटीमीटर में। ये हड़बड़ तुमको तंग करेगा। यहाँ से f आएगा मीटर में, और कितना आया? 1/60 मीटर। यू मस्ट कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर फॉर द कैलकुलेशन। डिवाइड करोगे 100, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कितना आ रहा है वो? 100। हाँ 0.6, ठीक है, 0.6 से मज़ा नहीं आएगा, 0.6 से मज़ा नहीं आएगा। 100 नीचे 10/6, 5/3, 5/3 लिख दूँ क्या? तो ये 5/3 क्या? सेंटीमीटर। 5/3 सेंटीमीटर। मैं तुमको बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें वो सेंटीमीटर मीटर की नौटंकी चलाता रहता है, तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए। कोई चीज़ पकाऊ है लेकिन उसकी आदत हो जाए तो ठीक है ना। अब देख पकाऊ कैसे है, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलते हैं ना, नाम फोर्स है लेकिन होता नहीं है, होता है ना, वर्क डन होता है, पोटेंशियल होता है, तो उसकी आदत है ना अपने को, तो दुख थोड़ी होता है। अब EMF देखते हैं कहते हैं अच्छा ठग रहे हो, फोर्स नहीं है ये, वर्क डन है।
तो इसकी आदत होनी चाहिए। ये तुमको पावर की बात करोगे, पावर देगा डायोप्टर में, तो सोच पावर डायोप्टर में देगा तो फोकल लेंथ किस में आएगा, मीटर में, और वो भी उल्टा आएगा, रेसिप्रोकल आएगा वो, देख आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, अब फिर उसको सेंटीमीटर में बदलिए। अब आ जाओ 1/f, डायरेक्ट 3/5 लिख दूँ क्या? हाँ, साइन तो फोकल लेंथ इसका है और हमारे आँख की कहानी चल रही है। हाँ बिल्कुल। और अब कहा है u कहाँ रखो, अब ये इसके मन में आ गया फोकल लेंथ से रिलेटेड बात। देख, जिसका जो साइन है वही रखेंगे। अगर मेरा इसको नेगेटिव आना होता तो ये आता अपने आप, तब रखते हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि शेप देख के रख दे, नहीं। हमारा यहाँ पे सुनो, यहाँ पे तुम बात समझो भाई, तुम थोड़ी देर पहले जो पढ़ रहे थे वो टेलीस्कोप था, उससे पहले पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोप था, उससे पहले तुम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, उधर पढ़ रहे हो तो तुम हीट। तो चैप्टर अलग अलग है, सबको ऐसा मर्ज नहीं कर देना कि वहाँ पे एस पढ़ाता है स्पेसिफिक हीट, है ना, और यहाँ पे हो सकता है एस में कोई पॉइंट दिखाऊं, तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि कहाँ पे किसका क्या मतलब है। वहाँ एफ होता है फोकस, फोर्स, यहाँ एफ होता है फोकस, तो ऐसे लपेटो मत, चैप्टर का ध्यान रखो। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ पे तुम जब एफ निकाल रहे थे, टेलीस्कोप के अंदर जब एफ निकाल रहे थे, तो तुम दिमाग लगा रहे थे, लाइट आ रही होगी इन्फिनाइट से फोकस पे मिलेगी। यहाँ पे एफ कौन देगा, पावर, यहाँ एफ देगा पावर, तो आदत डालो वर्सेटाइल होने के लिए। तो यहाँ पे पावर, अब इसने पावर हमने ऐसा लिखा, अब क्वेश्चन देखो कितना समझदार है। उसने कहा, एक सेंटेंस दिया, तुमने उसको फोकस नहीं किया उस बात पे। इसने कहा था कन्वर्जिंग पावर, दिया ना, कन्वर्जिंग पावर। और सुनो पावर ऑफ आई होता क्या है, क्या होता है सही मायने में? अच्छा सुनो, एक बच्चे बताओ, नॉर्मल सी बात, मैं अभी वाह गाड़ी देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, और दोनों सही से देख रहा हूँ, ठीक, एक केस से, और दूसरा वो गाड़ी देखा, फिर यहाँ आया, फिर रुक के देखा ऐसे ऐसे करके, तो तुम किस केस में बोले कि पावर बढ़िया है यहाँ का? खट खट जो चले, ये खट खट, ये पावर बढ़िया है। मतलब लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी, लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी जितनी जिसकी आँख की बढ़िया, उसका पावर उतना बढ़िया है, इसको बोलेंगे पावर। अब जरा सोचो, लाइट को सबसे ज़्यादा बेंड कब करना पड़ेगा, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए कि पास के ऑब्जेक्ट के लिए? दूर के ऑब्जेक्ट के लिए तो मैं मजे में देखता हूँ, वाह दिखे दिखे, नहीं दिखे जाओ भाड़ में। लेकिन जब पास के ऑब्जेक्ट के लिए लाता हूँ तो 25 तक तो ठीक था, इसके आगे किसी की आंख बहुत बढ़िया हो, कितना भी पावर हो, कितना भी पावर हो, 25 के अंदर देख लेगा क्या? वो नहीं देखेगा ना। अब तुमको एक शेप बनाता हूँ, ध्यान देना, ये देखना, मान लो ये दूरी है, ये लेंस नहीं होता तो ऐसे जाता है, लेंस नहीं होता तो ऐसे जाता। मान लो इसकी इमेज इस पॉइंट पे बनानी है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, सोच के देखो, साफ साफ अगर बनाऊं तो ऐसे करना पड़ेगा। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, अब समझ में आएगा। मान लो ये दूरी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, और ये रहा मेरा आई लेंस और ये रहा मेरा रेटिना, रेटिना को आर से लिख देता हूँ। ये ऐसे जा रहा था, क्या ज़बरदस्त बेंडिंग हो के ऐसे करना पड़ा। इन्फिनाइट पे तो भैया काय की बेंडिंग, आराम से दिखेगा। नज़दीक में हम हैं तो ये ज़बरदस्त बेंडिंग के साथ, ये एंगल मान लो अल्फ़ा है, ज़बरदस्त बेंडिंग के साथ आँख पे रेटिना पे आना पड़ रहा है। मतलब पावर मैक्सिमम कब होगा? घोंचू, पावर मैक्सिमम तब होगा जब तुम 25 सेंटीमीटर पे होगे। पावर मतलब बेंडिंग की कैपेसिटी। कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, सुनो, लिखो, लिखो तो कहीं, इसके लिए जगह छोड़िए, 2-4 लाइन अभी जो बात बता रहा हूँ लिखो, साइड में कहीं लिखो। तो पावर ऑफ आई मीन्स, पावर ऑफ आई मीन्स रेज को बेंड करने की कैपेसिटी, रेज को बेंड करने की कैपेसिटी, रेज को बेंड करने की कैपेसिटी। अब जो बोल रहा हूँ, अब फोटो देखो,
जितना ज़्यादा बेंट होगा उतना ज़्यादा सिलियरी मसल्स को मेहनत करनी पड़ेगी। उसके नीचे लिख दो सिलियरी मसल्स की मेहनत, सिलियरी मसल्स की मेहनत। अब बताओ ज़्यादा मेहनत कब करनी पड़ेगी? पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब पास मतलब आँख के लिए कितना पास होता है? 25। आँख के लिए 25 के अंदर कुछ होता ही नहीं है फिर। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावर कब होगा? जब ऑब्जेक्ट, ये है ना ऑब्जेक्ट भाई, देखना तो ऑब्जेक्ट को है। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे हो तब आँख का पावर मैक्सिमम होता है, सिलियरी मसल्स की मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। अब इसको घेर देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, आँखों की मेहनत ही पावर है। और आँखों की मेहनत क्या होती है? गाना गाना। तो भाई रेज को बेंड करना, ये होता है। समझ में आया? इनफाइनाइट पे तो आंखें रिलैक्स होती है, बोलते भी तो है उसको रिलैक्स टाइप पोजीशन, बिल्कुल आनंद में, दिखे तो भी टेंशन, ना दिखे तो भी टेंशन। अब तुम सोचो तुम पहाड़ पे चले गए और जहाँ दूर तक सब कुछ खाली है और तुम गए वहाँ और कुछ दिख नहीं रहा आगे क्या है। आसमान में देखो, आसमान में देखो बहुत दूर तक ऐसे करके क्या दिखता है? बादल ही दिखता है। अब मान लो नहीं भी दिखे बादल तो क्या जुल्म हो जाएगा? आँखों को आराम ही मिलता है। आँखों की मेहनत तब होती है जब तुम पास से देखते हो, जितना पास करो। देखो 25 के अंदर आओगे तो कैसा दिखेगा? ब्लड। 25 के अंदर आओगे तो ब्लड दिखेगा। अब आओ तुम समझो, तो बेंडिंग वाली बात हो गई। अब इसको पूरा कर लेते हैं, आइए इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन के अंदर U कितना था? कहाँ की चीज़ें देखनी थी इसको? हाँ, यस, इसको इनफाइनाइट की चीज़ें देखनी थी। तो हो गया। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3, लगभग कितना? हाँ ठीक है, 16 × 3 48। हाँ ठीक है, 1.67 आंसर भी है, अच्छा है, 1.67 आंसर भी है। समझ गया क्या तुम? अच्छा, अब जो बात उठ रही है, क्या मैं इसका नाम फोकस दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ ना? फोकस तो नाम दे सकता हूँ, इस पॉइंट का नाम फोकस या फोकल लेंथ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ, अब पावर की बात कर लिया, इसकी बात कर लिया, ठीक है, सब ठीक है। अब एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो अब हेडिंग दीजिए हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। ये बात तुम लिख चुके हो ना कि जब भी आई की बात होगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सामने बनते हैं और उस केस में यू और वी दोनों को नेगेटिव लिया जाता है। एफ को क्या लेते हैं? वो जो आना होगा आएगा पावर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आओ, अब एक सिचुएशन है, पहले तो छोटी मोटी बात है ऐसी चंपू सी। देखो क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई आदमी है, बिल्कुल बुजुर्ग से आदमी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बुजुर्ग से आदमी है ना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल झुके से है, बिल्कुल बड़ा सा शक्ल का है। अच्छा, अब इस आदमी को दिक्कत होगी, मान लो लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का सब ठीक है, बाद में इसको दिक्कत है हाइपरमेट्रोपिया। बुजुर्ग आदमी की तुम एक समस्या देखते होगे, बुजुर्ग आदमी सेल्फी मोड में पढ़ते हैं चीज़ों को, देखते हो ना, सेल्फी मोड में तो पढ़ते हैं ऐसे। तो सेल्फी मोड तो बहुत दिन से है, तो ये इनका सेल्फी मोड में इनकी कहानी चलती है, सेल्फी मोड में हमेशा इनकी कहानी चलती है। वो जब भी पढ़ेगा तो ऐसे करके पढ़ेगा। इनका मतलब, इसका समस्या क्या है समझाता हूँ आपको। ये जब होते हैं तो एक्चुअली में हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि बढ़िया से पढ़ने का मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखूँ और बढ़िया से पढ़ जाऊँ तो सब ठीक है। लेकिन ये आदमी यहाँ रखी हुई चीज़ों को देख पाएगा। मान लो कोई बुक ही है और ये बुक जो है, ये आदमी यहाँ से देखना प्रॉब्लम,
80 सेंटीमीटर पर जब ये बुक है तब ये इसको पढ़ पा रहा था, 80 सेंटीमीटर पे, तो सेल्फी मोड में पढ़ेगा ऐसे। अब देख, ये सेल्फी मोड की दिक्कत होती है, सेल्फी मोड। अब देख, अब इस आदमी की समस्या देखो, ये दिक्कत थी। तुम क्या चाहोगे? तुम चाहोगे कि ये आदमी यहाँ पे रहे और कितने सेंटीमीटर पे बुक पढ़ ले? 25 सेंटीमीटर पे। ये तो तुम्हारा टारगेट है कि तुम चाहोगे कि आदमी 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ ले। हाँ भैया, बाकी सब ठीक है दुनिया ऐसी है ना। तो तुम देख, अब तुम दोगे इसको चश्मा, तो ये चश्मा दोगे और किताब कितनी दूरी पर रखोगे? 25 पे, क्योंकि तुम चाहते हो 25 पे रखा किताब पढ़ाए। और चश्मा क्या करेगा? हाँ, चश्मा उसकी इमेज को बनाएगा 80 पे। 80 पे तो वैसे भी देख रहा था, तो इसको दिखेगा। तो तुमने अगले केस में तुमने लगाया चश्मा और बुक रखा एट 25 सेंटीमीटर, और इस चश्मे ने इस बुक की जो इमेज बनाई वो बना दी एट 80 सेंटीमीटर। फिर ये खुश हो गया इनका मन, इनको मज़ा आ गया, सेल्फी मोड गायब, अब ये पढ़ रहे हैं, मतलब आँख सही, ऐसा इनको लग रहा है। हो क्या रहा है? चश्मे ने इमेज वही बनाई जो ये बेचारे ऐसे भी देख रहे थे, लेकिन अब इनको किताब वहाँ नहीं रखना, अब किताब यहीं रख के इमेज वहाँ बन रही है। तो इनको तो किताब यहीं रखनी है ना। अब चश्मा लगाने के बाद भी किताब ऐसी रखनी पड़े तो बेकार है चश्मा। ये इनकी कहानी है। तो पहले इनकी कहानी पे आ जाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। बोलूं सवाल? लिखिए, a far-sighted person has near point 60 centimeter away, full stop. What should be the power of lens for his eyeglass so that he can read the book like a normal person?
ये मैं चुप हूँ, मैं चाहता हूँ तुम निकालो आंसर, एग्जैक्ट निकालो, और तब तुम्हारे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सारा कुछ आंसर ही बता देगा। हाँ बिल्कुल, साइन ही तो इम्पोर्टेंट है, साइन तो पुट करेंगे ना, हर चीज़ का साइन। और मैंने कितनी अच्छी बात कही कि आँख वाले केस में एक ही फार्मूला है, लेंस फार्मूला। आँख लेंस ही तो है ना, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसा लफड़ा ही नहीं है, एक ही फार्मूला है, लेंस फार्मूला। अब वो होता है पूरी जीवन 1/b - 1/a = 1/f। और अच्छी बात, आँख वाले सवाल हो, u और v दोनों निगेटिव, सोचना ही नहीं है। कितना है बोलो? माइनस आएगा तो गोली मार दो, या खुद को या मुझे। अरे माइनस कैसे आएगा प्रभु, तो दुनिया ही बदल जाएगी। 1 कैसे आएगा? 60/70 17, हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है। सही से कैलकुलेशन करोगे तो बढ़िया आएगा। चलो ठीक है, चलो भाई ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लो भाई। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब मैं जो पूछता हूँ बस मुझे वो बताते चलो। इतना बताओ कि इस आदमी की समस्या क्या है। हाँ, दूर की चीज़ें पढ़ सकता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। मुझे इतना बताओ, इस आदमी की, पढ़े लिखे आदमी की तरह बताओ, इसकी समस्या क्या गड़बड़ है। फार पॉइंट या नियर पॉइंट? नियर पॉइंट गड़बड़ है। फार की चीज़ें तो लिखो सबसे पहले, नियर पॉइंट साथ साथ लिखो, नियर पॉइंट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर। नियर पॉइंट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर। उसके नीचे लिखो इसका है 80 सेंटीमीटर, सॉरी क्या दिया था डाटा? ओ लो 60, 80 तो इनका है भाई साहब का, इनका है 60 सेंटीमीटर पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए 60 सेंटीमीटर पर इसका है, मतलब नियर पॉइंट गड़बड़। तीसरा पॉइंट लिखो, नियर पॉइंट गड़बड़ है, नियर पॉइंट गड़बड़ है। नियर पॉइंट गड़बड़ होने को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। भाई देख, अभी तो छोटे बच्चों में तो बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, अंट संट, इससे काम चल जाता है। परंतु हम क्या याद रखेंगे, देखो नोट्स, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे? फार पॉइंट गड़बड़ मायोपिया, नियर पॉइंट गड़बड़ हाइपरमेट्रोपिया। लिख लो कहीं कहीं डब्बे में लिख लो। हाँ ऐसे हमारे सर भी ऐसे याद कराते थे। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर ठीक है फिर दृष्टि दोष है। अरे भाई तो अब स्कूल में बताया क्या था, हर जो सर को जैसा अच्छा लगे, तो उस समय तो तुम 10th 8th में रहे होगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मेन बात जो मैंने बोली सुनो, मेन बात मैंने बोली सुनो। नियर पॉइंट गड़बड़ कब होता है? नियर पॉइंट गड़बड़ कब होता है? नियर पॉइंट गड़बड़ हाइपरमेट्रोपिया, और फार पॉइंट गड़बड़ मायोपिया। इसकी जाना, इसको ऐसे रख देना कहीं, ऐसे लिख के कि हाँ भाई ऐसी गड़बड़ है। अब जरा सोचो, इलाज करना है इसके किसका? नियर पॉइंट का इलाज करना है। नियर पॉइंट का इलाज करना है मतलब मुझे इमेज फाइनली कहाँ बनानी है? नियर पॉइंट पर। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमेज कहाँ बनाऊंगा? 25 पे। प्लस लिखूं माइनस लिखूं? माइनस लिखूं। ये बात गड़बड़ हो गई। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, सवाल पढ़ता हूँ, अब तुम गौर से सुन रहो। इसने कहा था कि एक फार साइटेड पर्सन है, फार साइटेड पर्सन है। अब इसने, और उसके लिए नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर अवे है। हमसे कहा कि भाई पावर ऑफ लेंस क्या यूज़ करूं ताकि वो एक नॉर्मल आदमी की तरह बुक पढ़ सके। तो तुम सोचो, चश्मा क्या करता है? चश्मा इमेज कहाँ पर, ठीक से बैठे, चश्मा इमेज कहाँ बनाता है?
जहाँ पे वो ऐसे भी देख पा रहा था, ऐसे भी देख पा रहा था, तो इमेज कहाँ बनवाओगे आज भी? 60 पे। आज भी तुमने वैसे ही किया होगा तभी तुम्हारा आंसर आया है। तो इमेज आज भी कहाँ बनाओगे? जहाँ वो ऐसे भी देख पा रहा है, मतलब v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। पहली बात क्लियर? अरे हाँ। आयु कहाँ रखोगे? 25 पे। किताब कहाँ रखोगे? 25 पे। तो u बराबर माइनस का 25। सोचो, चश्मा लगवाना है, चश्मा वही इमेज बनाता है जहाँ वो आदमी ऐसे भी देख पा रहा था। तो इमेज तो भाई साहब, इमेज तो हम कहाँ बनवाएंगे? इमेज तो यहीं बनवा सकते हैं ना। चश्मा ठीक थोड़ी करता है आँख को। कहानी खत्म। अब लगाइए 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। नाउ पुट द वैल्यू। 1/v के जगह डालो 1/-60, u के जगह डालो माइनस का 25। अब मुझे बता दो 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है? f बता दो, f बताओ ईमानदारी से। हाँ, आप सही पकड़े। f कह रही है लड़की 300/7, क्या? सेंटीमीटर। कर दो कन्वर्ट मीटर में, आ गया कितना? 3/7। हाँ, और अब क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसने कहा 3/7 मीटर लिखो, फिर इसने कहा पावर चाहिए तो इसको 1/f करो, अपने आप पावर आ गया 7/3 डायोप्टर, लगभग 2.3 है कि नहीं? लगभग 2.3। इसका मतलब इस प्राणी को, इनको प्लस का 2.3 डायोप्टर वाला चश्मा लगा के देखोगे तो इनकी आँख सही हो जाएगी। मतलब तब ये जो हैं 25 सेंटीमीटर पे बुक रख के आराम से पढ़ पाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनका किताब तो 25 सेंटीमीटर पे होगा, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बन रही है? 60 पे। अब अभी सब धीरे धीरे चीज़ें क्लिक होंगी, तुम उस बात को समझो। चश्मा आँख ठीक नहीं करता। खराब आँख जहाँ इमेज बनाता है, चश्मा भी वहीं बना देता है। लेकिन सारा खेल ऑब्जेक्ट रखने का हो जाता है, और हम एक साथ ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं देखते थे। ऐसा नहीं होगा कि ये किताब रखेंगे 25 पे और इनको वहाँ किताब फील होगा। अरे भाई, यही फील होगा उनको, तभी चश्मा लगाया है उन्होंने। एक दिन पूछा था ना किसी ने, तूने पूछा था ना, तो भाई ये रहा, हमने 25 पे रखा रिमोट। अच्छा, ये मोड, फैन, वी, स्विंग, स्लीप। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे रख के नहीं दिख रहा, मुझे ऐसे दिख रहा है, तो मैं लगाऊंगा चश्मा। लगाया चश्मा, फिर ऐसे क्यों देखूंगा? फिर तो यहाँ रखूंगा और फिर मैं अच्छे से पढ़ लूँगा। तो इमेज कहाँ बन रही है? दिमाग में। इधर रेटिना फेटिना खेल रहा है अपना, लेकिन पब्लिक को पता नहीं चलेगा। पब्लिक को पता चलेगा तुम 25 पे रख के 25 पे ही पढ़ रहे हो। देख, भरम है। इमेज बन रही है कहाँ? 60 पे, जहाँ जिसकी गड़बड़ी है। तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज कि अगर निगेटिव पावर है तो कैसा लेंस लगाओगे? निगेटिव पावर किसका होता है? सुनो, मैंने क्या तरीका बताया था? जो तुमको तुम्हारे गोल से भटकाए वो साला निगेटिव इंसान है, वो डाइवर्ट करे। मतलब निगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग नेचर, और डाइवर्जिंग नेचर किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। कॉन्वेक्स का तो कन्वर्जिंग होता है, तो वहाँ पे लगाओगे कॉनकेव। अच्छा, पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इस आदमी को कैसा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तुमको कैसा लगा है? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लगा है अगर पावर निगेटिव है तो। अच्छा, किसी प्राणी के दोनों होते हैं। एक मैडम थी, जब मैं देहरादून में था तो वो 2 चश्मा लगाती थी, एक ऊपर लगाती थी, फिर ऐसे करके ऐसे लगाती थी। आजकल तो शायद 2 एक ही में हो जाते हैं। हाँ, तो किसी को मैं देखता हूँ वो चश्मे को ऐसे रहता है और चश्मे से ऊपर करके देखता है। वो बड़ा कॉमेडी लगता है उस सिचुएशन, ऐसे करके देखता है, तो वो बहुत पढ़ाकू लोग लगते हैं उसको वैसे। तो उनको शायद एक ही चश्मे में दोनों ऐसा होता है, नीचे देखो तो भी दिखेगा, ऊपर ऐसे दिखेगा। ठीक है, बाईफोकल उसमें लगा सकते हैं।
तो कुल मिला के ये कहानी है इसकी। और एक छोटा सा ऐसा है थ्योरेटिकल सी बात है, फर्जी सा, कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से आगे या पीछे? पीछे बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना। तो बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आपको लिखाता हूँ, ये आई से रिलेटेड नहीं है, एक होमवर्क में एक सवाल देता हूँ, आप करके लाइएगा। डायमीटर वाला सवाल है, लिखो तो डायमीटर ऑफ द मून, स्टार लगाना इस क्वेश्चन को भी, अच्छा सवाल है। देखो भाई, ख़त्म हो गया हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई ख़त्म। अब अगला टॉपिक क्या है बताता हूँ। अगला टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब इसमें भी किताब खोले पगला जाओगे। ऑप्टिक्स में किताब मत पढ़ना, ऑप्टिक्स से मॉड्यूल मत पढ़ना, ऑप्टिक्स में बिल्कुल मॉड्यूल मत खोलना, जैसे सिर्फ नोट्स को बार बार और जो लेक्चर है उसको, इसके अलावा कुछ नहीं, तो परेशान हो जाओगे। चलो अब एक सवाल ऐसे ही दे रहा हूँ, लेकिन फेमस सवाल है। लिखिए, डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3.5 इंटू, डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, है ना? हाँ। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज, अभी जो दिया वही मानना पड़ेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। A telescope is used to view the moon. A telescope is used to view the moon such that FO equals to 4 meter, FO equals to 4 meter। अब ध्यान से लिखना, FE equals to 10 centimeter। Find the angular diameter of image of the moon। Find the angular diameter of image of the moon। यही आपसे पूछा है, यही आपको निकालना है। बढ़िया है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप मौज करिए। कल का टॉपिक क्या है? अच्छा, कल का टॉपिक कुछ निकल मत करो। अरे डिस्कस का लेट ही हो गया देखो।